हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2024 के जो अगले क्वेश्चंस है, मैं 3 क्वेश्चंस आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूं और आपको पता है ये सीरीज 2024 से लेके 2013 तक पॉलिटी के जितने भी मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाली सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन आप लोगों का दायित्व है कि इस सीरीज से डेली जुड़ना है और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको खुद से भी लिखना है ताकि आपके नोट साथ साथ प्रिपेयर होते चले जाएं। इसी के साथ में यदि आपको बता दूं, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो P2I लॉन्ग टर्म बैच ये 11 नवंबर से शुरू हो चुका है। अगर 2027-28 में आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस बैच से अनिवार्य तौर पे जुड़ें। ध्यान रखिएगा, बेसिक से क्लासेस कराई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस लेवल की पूरी प्रिपरेशन आपको इस लॉन्ग टर्म बैच के माध्यम से कराई जाएगी। अगर एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको 35,999 में मिल जाएगा। साथ ही फास्ट ट्रैक फाउंडेशन 2025 में यदि अटेम्प्ट देना है और कुछ तैयारी में कमी लग रही है तो आप इस फास्ट ट्रैक बैच से जुड़ जाइए। 215 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। LD Live कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। और यदि पीटी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है तो SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स 2025 ये शुरू हो चुका है मात्र 5,999 में LD Live कोड के साथ। ध्यान रखना, 15 नवंबर यानी कल से 15 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। LD Live कोड का प्रयोग करके आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य यानी कैग का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है बल्कि उसकी औचित्यता भी सुनिश्चित करना है। टिप्पणी कीजिए। आप जब भी कैग पढ़ते होंगे तो आप देखते भी होंगे, ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है कि जो कैग केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित नहीं करता, यानी केवल ये नहीं देखता है कि भाई जो भी खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है वो कानून के अनुसार हो रहा है ना, बल्कि औचित्यता भी देखता है कि फिजूल खर्ची तो नहीं हुई, मितव्ययता को बरता गया है कि नहीं बरता गया है। तो यही दोनों पॉइंट्स इसमें हमें बताने थे, है ना। तो इसका यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे। भूमिका के बाद उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा ये होगा कि वैधता कैसे सुनिश्चित करता है कैग, और तीसरा पॉइंट होगा कि औचित्यता कैसे सुनिश्चित करता है, और फाइनली होगा हमारा निष्कर्ष। इतना यदि हम इस आंसर में लिख देंगे तो हमारे क्वेश्चन की सारी डिमांड्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम भूमिका में लिख सकते हैं कि कैग अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में कार्यकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सरकार से धन प्राप्त करने वाले जितने भी निकाय हैं उनकी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करने का काम करता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी ने कैग को भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय कहा था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा था। तो एक संक्षिप्त सी भूमिका हमने कैग के कार्यों के बारे में लिख दी, है ना। कुछ हमने संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र कर दिया, है ना, आर्टिकल का जिक्र कर दिया। तो हमारी एक सधी सधाई भूमिका ये हो गई। उसके बाद अब हम यदि फर्स्ट पार्ट पे आए तो कैग का पहला कार्य है व्यय की वैधता सुनिश्चित करना, यानी कि जो कैग है ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यय संसद और संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, यानी व्यय कानून के अनुरूप ही हो। और इस वैधता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक धन कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही खर्च किया जाए, है ना। जितनी सीमाएं हैं उनके भीतर ही धन खर्च होना चाहिए तथा धन के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। तो ये कार्य, ये जो कैग का प्रमुख कार्य है, यानी वो जो वित्त है उसकी वैधता को सुनिश्चित करता है कि कानून के अनुसार ही वित्त का वितरण हो रहा है, वित्त का व्यय हो रहा है। यहां पे आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों पर
कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि खेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार के कारण सरकारी खजाने को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी यहां व्यय की वैधता का जब परीक्षण किया तो उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया कैग की रिपोर्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया कि कैग का जो प्रमुख कार्य है वो व्यय की वैधता को सुनिश्चित करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हमने विद एग्जाम्पल बता दिया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, कि व्यय की औचित्यता सुनिश्चित करना कैसे कैग का काम है और ये क्या है। तो वैधता से परे औचित्य में यह आकलन करना शामिल होता है कि क्या जो व्यय किया जा रहा है ये उचित है, आवश्यक है ना, क्या ये सार्वजनिक हित को पूरा करता है। और कैग जांच करता है कि क्या खर्च किया गया पैसा बेसिकली जनहित में खर्च किया गया है। वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन कैग इस वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन व्यय को, मतलब जो सरकारी व्यय है या खर्च किए गए जो पैसा खर्च किया गया है उसमें वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यानी औचित्य में यह सिद्ध करने का प्रयास कैग के द्वारा किया जाता है कि क्या पैसा खर्च करने के समय दक्षता और मितव्ययता के उच्च मानकों का पालन किया गया है, या फिर सरकारी व्यय को अंधाधुंध तरीके से लुटाया जा रहा है ना, बिना किसी उद्देश्य को पूर्ति करते हुए, है ना। यानी मितव्ययता का ध्यान नहीं रखा गया, दक्षता का ध्यान नहीं रखा गया कि नहीं रखा गया, यही तय करने का काम होता है औचित्य का। यहां तक आते आते हमने क्वेश्चन के दोनों पहलुओं को लगभग समझा दिया है एग्जामिनर को कि देखो भाई, वैधता को सुनिश्चित करने का काम भी है कैग का, और न केवल वैधता को सुनिश्चित करते हैं बल्कि औचित्यता को भी देखते हैं कि जो पैसा खर्च किया गया वो सार्वजनिक हित में हुआ, वो दक्षता उसमें बरती गई, यानी उस खर्च के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मितव्ययता बरती गई है कि नहीं गई है, पैसा खर्च करते समय विवेक के सिद्धांतों का जो पालन है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये दोनों कार्य हैं कैग के। अब यदि हम बात करें कैग इसके संबंध में और क्या क्या काम करता है, यानी वैधता को और औचित्यता के साथ साथ और कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति का काम कैग करता है। पहला, अनियमितताओं पर जांच करता है। कैग एक निगरानी संस्था के तौर पे काम करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के कामकाज में कोई वित्तीय अनियमितता ना हो, है ना। तो ये वैधता में भी आ गई। जैसे आप इसके उदाहरण में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर कैग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सरकार ने कम मूल्य पर लाइसेंस आवंटित करके सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी अनियमितताओं की जांच जो करता है कैग, तो इससे वैधता और औचित्यता दोनों की पूर्ति होती है। साथ ही पारदर्शिता का मुद्दा उठा सकता है। कैग रिपोर्ट ने सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत धन के अनुचित उपयोग के बारे में चिंता जताई। तो ये भी वैधता को सुनिश्चित करने का ही एक आधार है। इसके साथ ही औचित्य लेखा, मतलब ये सारे काम हो गए कैग के, ठीक है। यानी यहां तक आते आपने क्वेश्चन का जो दोनों पार्ट है उनकी संक्षिप्त चर्चा कर दी। आपने वैधता भी दिखा दिया, आपने औचित्यता भी दिखा दिया, और ये दिखा दिया कि किस तरीके से अनियमितताओं की जांच करने को लेके, पारदर्शिता को बढ़ाने को लेके कैग का ये दायित्व है कि कैग जो वैधता और औचित्यता को सुनिश्चित करने का काम करता है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और क्योंकि औचित्यता की बात है तो यहां पे हम बात कर सकते हैं कि औचित्य लेखा परीक्षा का महत्व क्या है और इसका दायरा क्या है, ठीक है। तो अगर कैग को ये अथॉरिटी है कि वो औचित्य भी देखे कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है क्या, है ना, पैसे खर्च करने को लेके जो सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति की आकांक्षा रखी गई थी वो उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, मितव्ययता बरती गई है कि नहीं बरती गई है, तो इसका महत्व क्या है और दायरा क्या है। सबसे पहला, इस औचित्य लेखा परीक्षा से सार्वजनिक निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी औचित्य लेखा परीक्षा ये आकलन करती है कि क्या सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का विवेकपूर्ण तरीके से व्यय किया गया है जिससे जनता को अधिकतम लाभ हुआ हो। यानी सार्वजनिक निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करती है। विवेकाधीन जो शक्तियां हैं उनके दुरुपयोग पर रोक लगाती है औचित्य लेखा परीक्षा। यानी इसी औचित्य लेखा परीक्षा के माध्यम से कैग ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि जो अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है पैसा खर्च करने को लेके, अनावश्यक व्यय को मंजूरी देने के लिए मनमाने ढंग
से कार्यवाही तो नहीं की जा रही है, यानी विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर भी इस औचित्य लेखा परीक्षा के जरिए रोक लगाई जा सकती है। जैसे मनरेगा में कैग ऑडिट ने फंड ट्रांसफर में देरी और ग्रामीण रोजगार के लिए निर्धारित फंड के अनुचित उपयोग पर मुद्दा उठाया तथा फंड के उपयोग की दक्षता पर सवाल उठाया, यानी विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगती है। तीसरा, फिजूल खर्ची रोकना। इस औचित्य परीक्षा लेखा परीक्षा के माध्यम से कैग फिजूल खर्ची रोकने को लेके काम कर सकते हैं, है ना। यानी ये मुद्दा उठा सकते हैं कि जो भी जिस कार्य के लिए पैसा वितरित किया गया है वो पैसा उसी कार्य में खर्च होना चाहिए और उस पैसे खर्च के एवज में बेहतर परिणाम भी प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी व्यय की आवश्यकता और उपयोगिता की जांच करता है, भले ही कानूनी रूप से वो स्वीकृत हो। तीसरा, इस व्यय के औचित्य का आकलन करके कैग ये सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए ना किया जाए जो जनता को बहुत कम या कोई लाभ ना पहुंचाए, यानी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, पैसे का प्रयोग जनता के हितों में ही हो। जब कैग को ये औचित्य लेखा परीक्षा की शक्ति गई तो इसके इतने सारे लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं और साथ ही बढ़ी हुई सरकारी जवाबदेही यानी वैधता और औचित्य दोनों को सुनिश्चित करके कैग सरकार को उसके व्यय निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाता है, जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदार सरकार सुनिश्चित होती है। तो इतने सारे काम होते हैं और ये लाभ है औचित्य लेखा परीक्षा के। और फाइनली हम निष्कर्ष लिख देंगे कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बनाए रखने के लिए ये दोहरी जिम्मेदारी, दोहरी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल यदि वैधता की जांच करने की जिम्मेदारी दे दी जाती तो सही नहीं रहता, इसलिए ये दोहरी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। संसाधनों के कानूनी और विवेकपूर्ण उपयोग दोनों की जांच करके कैग ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी खर्च सार्वजनिक हित में हो और बर्बादी और अकुशलता से बचा जा सके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जब आप जब भी कैग पढ़ते हो तभी आप पढ़ते हो कि वैधता और औचित्य दोनों का परीक्षण। अब यदि मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे आऊं, सबसे पहले आपने भूमिका लिख दी, उसके बाद व्यय की वैधता सुनिश्चित कैसे करता है कैग, है ना, कि कानून के अनुसार ही पैसा खर्च हो। और तीसरा, व्यय की औचित्यता कैसे सुनिश्चित करता है वो मैं कई बार बता चुकी हूं आपको अभी। और साथ ही हमें यह बताना है कि औचित्य लेखा परीक्षा का आखिर महत्व क्या है, दायरा क्या है। तो सार्वजनिक निधियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग को रोकता है, फिजूल खर्ची को रोकता है, इसके साथ ही हम कह सकते हैं सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। और फाइनली हमने एक कंक्लूजन लिख दिया, तो आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इस आंसर को एक बार खुद से भी लिखने का प्रयास करना, और यदि आपने कैग नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार कैग का पूरा टॉपिक निपटाना, उसके बाद आंसर लिखना। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें यदि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, 2-4 एग्जाम्पल तो हमें याद रहते ही हैं, है ना। विशेष तौर पे ये 1.76 लाख करोड़ वाला घोटाला था, या फिर जो कॉमनवेल्थ को लेके कैग की रिपोर्ट थी, तो इस तरीके के 2-4 एग्जाम्पल यदि लिख दोगे तो आंसर और ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करें। इसका फर्स्ट पार्ट कुछ नहीं है, सिंपल बोल रहा है, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में जो स्थानीय निकाय हैं उनकी भूमिका क्या है ना। उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है कि कैसे स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर पे सुशासन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा पार्ट है ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के पक्ष और विपक्ष को सामने लाएं। क्या शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिला देना चाहिए? इसके पक्ष में क्या तर्क है और इसके विपक्ष में क्या तर्क है, और फाइनली इसका क्या कंक्लूजन होगा। यानी यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, उसके बाद हम सुशासन में, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सुशासन में क्या भूमिका है स्थानीय निकायों की ग्रामीण स्तर पे, है ना। ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सुशासन प्रदान करने में, बेसिकली इसमें ग्रामीण नहीं तो स्थानीय स्तर पे ही बात कर लेंगे क्या भूमिका है इनकी, है ना, सुशासन में भूमिका। और तीसरा हमें लिखना पड़ेगा दोनों का विलय का क्या आधार है, इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है, और फाइनली हमें लिखना पड़ेगा निष्कर्ष। इतना लिखोगे तब क्वेश्चन की डिमांड पूरी होगी, है ना। भले ही आप 4-4 पॉइंट लिखो, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करना जरूरी है। यदि आप केवल ये भूमिका लिख के चले आए और बड़े खुश हो रहे हो कि हमने तो स्थानीय शासन में स्थानीय शासन की सुशासन में भूमिका का विश्लेषण कर दिया,
सेकंड पार्ट नहीं लिखा तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए यदि 10 नंबर का प्रश्न है तो 5 में से ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की एक एक डिमांड को पूरा करना आंसर में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आंसर राइटिंग करने के क्रम में। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले यदि भूमिका की बात करें, आप 73वें 74वें संविधान संशोधन से शुरू कर सकते हैं कि 73वें 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक ढांचा स्थापित किया जिसने समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया है ना। ये एक छोटी सी भूमिका होगी क्योंकि इस आंसर में बहुत कुछ है लिखने के लिए। एक बात हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग भूमिका पे कुछ ज्यादा जोर देना चाहते हो कि भूमिका में ये सब कुछ लिखते, बिल्कुल संक्षिप्त भूमिका लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए। उसके बाद सीधा आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है। पॉइंट वाइज सबसे पहली भूमिका है भाई सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, यानी स्थानीय निकाय नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाते हैं, नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समावेशिता के लिए मंच के रूप में काम करते हैं, है ना। एक मंच देते हैं ना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए, विशेष तौर पे महिलाओं को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, है ना, जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, यानी जनता के हाथ में पावर आई है स्थानीय निकायों के माध्यम से, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। दूसरी भूमिका है कुशल सेवा वितरण। यहां पे स्थानीय निकाय स्वच्छता हो, जल आपूर्ति हो, स्वास्थ्य हो, सेवा, शिक्षा, सड़क, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करते हैं और जमीन के करीब होने से, यानी नीचे से शासन होने के चलते वे स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और समय पर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो इससे सेवाओं का कुशल वितरण संभव हो पाता है। तीसरा सुशासन में क्या भूमिका निभाई है, पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी पारदर्शिता अधिक होती है स्थानीय शासन में क्योंकि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो स्थानीय आबादी के प्रति सीधे तौर पे जवाबदेह होते हैं, है ना। यदि जनता के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई तो फिर ऐसे में जनता प्रत्यक्ष तौर पे अपने प्रतिनिधि से बात कर सकती है, प्रत्यक्ष तौर पे प्रतिनिधि को जवाबदेह ठहरा सकती है। तो ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही की संभावना ज्यादा रहती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः ग्राम सभाएं हैं, शहरी क्षेत्रों में वार्ड समितियां हैं, यहां निर्वाचित सदस्यों को जवाबदेह बनाने में और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के एक मंच के तौर पे काम करती हैं। तो ऐसे में पारदर्शिता और जवाबदेही इन्होंने सुनिश्चित की है। साथ ही विकास योजना और कार्यान्वयन, जैसा मैंने बताया कि स्थानीय निकाय गांव और शहर के स्तर पर विकास योजनाओं को तैयार करते हैं, उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में स्थानीय जरूरतों को और प्राथमिकताओं के अनुरूप आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और गरीबी अनुमूलन कार्यक्रम शामिल हैं। यानी ये जो भी स्थानीय निकाय हैं ये स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, है ना। किसी क्षेत्र की कोई आवश्यकता है और किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र की कोई आवश्यकता है तो यहाँ पे वो वाली चीज नहीं होती कि नीतियों को ओवरलैप हो जाए कि भाई पूरे देश के लिए एक जैसी नीतियां बन रही हैं, बल्कि स्थानीय निकायों के पास जब शक्ति होती है तो वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो विकास योजना और क्रियान्वयन बेहतर बन सकता है। फिर सामाजिक न्याय और समावेशन, जैसा कि हमें पता है कि स्थानीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वो लैंगिक समानता, है ना, गरीबी उन्मूलन, हाशिए पर पड़े समूहों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करें, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें। और जैसा कि हमें पता है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। तो इससे इन जो वंचित तबके हैं इनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी होता है और सामाजिक न्याय का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसके साथ ही पर्यावरण प्रबंधन में भी जो स्थानीय निकाय हैं बेहतर काम कर रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, शहरी नियोजन जैसी पहलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं जो विकास और स्थिरता के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। जैसा फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण करें, तो यहाँ पे हमने बता दिया चाहे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, कुशल सेवा वितरण हो, पारदर्शिता, जवाबदेही, विकास योजना और कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय और समावेशन तथा पर्यावरण प्रबंधन, इतने सारे
क्षेत्रों में, है ना, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन मोटे मोटे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए और ये बता दिया कि देखो भाई निश्चित तौर पे स्थानीय निकाय सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब दूसरा पार्ट है ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क। सेकंड पार्ट तो यही था। तो यहां पे हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, ग्रामीण और शहरी सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं, क्योंकि गांव भी धीरे धीरे शहरीकरण, मतलब एक होता है ना कि गांव और शहर के मध्य जो अर्ध शहरीकरण वाले क्षेत्र हैं, तो ऐसे में ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र हैं उनके मध्य सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं, और कुछ लोग ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को और शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं का एक साथ विलय करने की बात कर रहे हैं, ताकि एकीकृत शासन संरचनाएं बनाई जा सके। यानी शहर और गांव के लिए एकीकृत शासन संरचनाएं रहेंगी तो गांव का या और शहर का विकास एकीकृत तरीके से, समन्वयात्मक तरीके से हो पाएगा। हालांकि अभी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं, ये हमने कुछ विशेषज्ञों के मत बताए कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों स्थानीय निकायों को, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, इनका विलय यदि कर दिया जाए तो हम विकास के उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क हैं। सबसे पहले यदि हम पक्ष की तर्क बात करें तो जैसा मैंने बताया एकीकृत योजना और विकास, है ना, यदि दोनों का विलय हम कर देंगे तो एकीकृत तरीके से शहर और गांव का विकास सुगम तरीके से हो सकेगा। इससे पेरी अर्बन क्षेत्रों की चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी, विशेष तौर पे जो उचित बुनियादी ढांचे की कमी, अनियमित विकास और असमान वितरण, सेवा वितरण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जो विकास की समस्याएं हैं उनका समाधान एकीकृत ढंग से किया जा सकेगा। दूसरा, संसाधनों का कुशल प्रयोग हो पाएगा। ग्रामीण और शहरी निकायों का यदि विलय होता है तो ऐसे में साझा बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन, वित्तीय पूलिंग के परिणाम स्वरूप लागत बचत हो सकती है, क्योंकि एक तरह की योजनाएं बनेंगी, है ना, एक लेवल पे बनेंगी, और ऐसे में दोहराव से बचा जा सकेगा किसी भी प्रोजेक्ट के, तो संसाधनों का कुशल उपयोग हो पाएगा, है ना, दोहराव से बचा जा सकेगा और पूरे क्षेत्र में सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित हो पाएगी। यानी पहला लाभ इसका क्या हुआ, एकीकृत योजना और विकास। दूसरा, संसाधनों का कुशल उपयोग हो पाएगा। तीसरा, बेहतर समन्वय, है ना, अलग अलग एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय हो पाएगा, और जब बेहतर समन्वय होगा, उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र में उत्पन्न अवशिष्ट जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जो अपशिष्ट हैं वो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और एकीकृत शासन ऐसे स्पिल ओवर प्रभावों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। यानी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान समन्वय के साथ बेहतर तरीके से हो पाएगा यदि ये दोनों मिल जाते हैं, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। और साथ ही समता मूलक विकास, यानी अभी शहरी विकास थोड़ा ज्यादा है, ग्रामीण विकास थोड़ा कम है, ऐसे में यदि इन दोनों का विलय कर देंगे तो ग्रामीण विकास को भी गति दी जा सकेगी, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों का समतामूलक विकास किया जा सकेगा। और साथ ही संतुलित शहरीकरण, यानी तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों के आसपास ग्रामीण क्षेत्र तेजी से शहरीकृत होते जा रहे हैं। ऐसे में एकीकृत शासन इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, अव्यवस्थित विकास को रोकने और टिकाऊ शहरी विस्तार को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यानी संतुलित शहरीकरण हो सकता है ऐसे क्षेत्रों का जो ना तो पूरी तरीके से गांव है ना पूरी तरीके से शहर है। तो विलय के माध्यम से संतुलित शहरीकरण को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो पक्ष में तर्क बिल्कुल सिंपल है। अब एक बात मैं पिछली क्लास में भी बताई थी, ये मॉडल आंसर है, जरूरी नहीं है कि जो एज इट इज इसमें लिखा है आप सब कुछ लिखोगे, है ना, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। 250 शब्दों का आंसर लिखना होता है, सिर्फ पॉइंट लिख के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो भी आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, सबसे पहला यदि लाभ यदि बात करें तो एकीकृत योजना और विकास, दूसरा संसाधनों का कुशल उपयोग, बेहतर समन्वय, समतामूलक विकास और संतुलित शहरीकरण। यदि हम नुकसान की बात करें तो नुकसान के लेवल पे आप देखोगे कि विविध आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं, ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं अलग है, शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताएं अलग है। ग्रामीण स्तर पे बेसिकली हम बात कर सकते हैं कृषि क्षेत्र है, बुनियादी ढांचा है, गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं शहरी क्षेत्र पे बड़े बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन, प्रदूषण से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग नीतियां ही काम कर पाएंगी, एक नीतियों से दोनों के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में
विविध आवश्यकताएं हैं और प्राथमिकताएं हैं, तो ऐसे में इन प्राथमिकताओं को देखते हुए अलग अलग ढांचा हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। फिर स्थानीय संस्थाओं पर अत्यधिक बोझ, यहाँ पे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के विलय से जो स्थानीय शासन संरचनाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ सकता है, जटिल हो सकते हैं, कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में विकेंद्रीकृत शासन की प्रभावशीलता कम हो सकती है ना, क्योंकि उन्हें पूरे के पूरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रशासन को एक साथ देखना है। तो फिर विकेंद्रीकरण का जो आधार था, यानी जनता एकदम अपने प्रतिनिधियों से जो प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ी थी, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। तो स्थानीय संस्थाओं पर अत्यधिक बोझ या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का कमजोर होना। तीसरा, प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे, शहरी प्रतिनिधि संभवतः बड़ी जनसंख्या और अधिक शक्तिशाली राजनीतिक प्रभाव के कारण निर्णय लेने में हावी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है। ज्यादा बड़े निर्णय या महत्वपूर्ण निर्णय शहरी प्रतिनिधियों के द्वारा लेने की संभावना होगी, जिससे ग्रामीण आवाज हाशिए पे जा सकती है। तो प्रतिनिधित्व संबंधी मुद्दे भी हैं। साथ ही स्थानीय पहचान और स्वायत्ता की हानि भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थानीय शासन अपने आप में, शहरी शासन अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायतें हैं वो अपनी स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक स्वायत्ता खोने का डर होगा। ग्रामीण क्षेत्र कृषि विशिष्ट मुद्दों, स्थानीय भूमि उपयोग निर्णयों को संबोधित करने की स्वायत्ता भी खो सकते हैं। ये पिछले पॉइंट से ही जुड़ जाएगा कि भाई अगर इस तरीके का विलय होता है तो शहरी जो संस्थान है वो ज्यादा हावी होंगे ग्रामीण संस्थानों के ऊपर। साथ ही वित्त पोषण असंतुलन, जो भी बजट आएगा ज्यादा बजट शहरों में खर्च होने की संभावना होगी, तो ग्रामीण लोगों के अधिकारों का हनन होने की संभावना है ना, उनके मुद्दों को इग्नोर करने की संभावना है। तो इस तरीके का जो असंतुलन भी हो सकता है। साथ ही प्रशासनिक जटिलता, जैसे ग्रामीण और शहरी निकायों को मिलाने से शासन, अधिकार क्षेत्र और सेवा वितरण के मामले में प्रशासनिक जटिलताएं पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के अपने अपने नियम कानून है ना, और उन्हें मिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिससे अक्षमताएं पैदा हो जाएंगी, है ना। दोनों के अपने तौर तरीके हैं काम करने के, है ना। तो ऐसे में यदि हम विलय करेंगे तो इन तौर तरीकों में के चलते प्रशासनिक जटिलताएं पैदा होंगी। तो इसके पक्ष भी देख लिए, विपक्ष भी देख लिए। अब निष्कर्ष में इस तरीके के क्वेश्चन, मैंने पिछले क्लास में भी एक इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन था जिसमें निष्कर्ष में आपको कोई वर्डिक्ट नहीं सुना देना है, अतः विलय हो जाना चाहिए, अतः नहीं होना चाहिए। आपको एक बीच का रास्ता अपनाना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्थानीय निकाय जमीनी स्तर पर शासन और स्थानीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए संतुलित, समावेशी, कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए विलय की दिशा में किसी भी कदम का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस तरीके का निष्कर्ष यदि होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी आप किसी एक सिंपल, क्योंकि यदि केवल पक्ष की बात हो ना तो हम 100% समर्थन करें, है ना, कि हाँ भाई समर्थन होना चाहिए इस मुद्दे का, लेकिन यहाँ पे तो पक्ष और विपक्ष दोनों मुद्दे सामने हैं। खुद क्वेश्चन में पूछा है कि भाई पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। ऐसे में यदि हम केवल पक्ष में फैसला दे दें या केवल विपक्ष में फैसला दे दें तो फिर वो अतिवादी निष्कर्ष माना जाएगा। तो ऐसे में बीच का रास्ता अपना लो, बात खत्म। ठीक है, तो फिर से आओ इस क्वेश्चन पे। यानी सबसे फर्स्ट पार्ट, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण हमने कर दिया, बता दी भूमिका। और दूसरा, ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के पक्ष और विपक्ष में जो जो तर्क हैं वो तर्क भी हमने बेहतर तरीके से दे दिए। हमने पक्ष भी बता दिया, विपक्ष भी बता दिया। अब क्या था इस क्वेश्चन में, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बार बार बोल रही हूं, ये मॉडल आंसर है तो आपको एग्जैक्ट इसी के अंतर्गत सब कुछ लिखना अनिवार्य नहीं है, है ना। मेन पॉइंट लिख दोगे 250 शब्दों में, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड पूरी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में पारित और लागू किए गए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के उद्देश्य और बेसिकली उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। यानी सबसे पहला पार्ट है जो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम है 2024, इसके उद्देश्य बताने हैं, और साथ ही क्या इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी आएंगी, तो ये बताना था इस क्वेश्चन में। करंट का क्वेश्चन है, काफी चर्चा में रहा था ये अधिनियम, क्योंकि नीट परीक्षा
को लेके काफी विवाद हुआ था, जिसके चलते अधिनियम आया था। देख लेते हैं। सबसे पहले भूमिका में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की, यानी परीक्षा के संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, कदाचार या अनुचित साधनों के प्रयोग से रोकना है। तो सिंपल भूमिका बता दी। अच्छा, इस तरीके के जो भी विधेयक एग्जाम के आसपास आते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे विधेयक जिन पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई हो, ऐसे मुद्दे पे कोई विधेयक आया हो, तो ऐसे ही ये करंट का इशू था पूरा का पूरा। तो भूमिका लिख दी कि भाई ये अखंडता निष्पक्षता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और ये मतलब इसके तहत ये प्रयास किया जाएगा कि धोखाधड़ी, कदाचार या अनुचित संसाधनों का प्रयोग बिल्कुल ना हो। तो यहां सबसे पहले हम इसके उद्देश्य और लक्ष्यों की बात करें। ठीक है, तो क्या लक्ष्य है? सिंपल, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना, यानी इस अधिनियम का बेसिक उद्देश्य है परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, और जो भी धोखाधड़ी है या अन्य बेईमान तरीकों का जो प्रयोग होता है परीक्षाओं में, उनके प्रयोग को रोकना। इसी से तो पारदर्शिता आएगी, यानी अनुचित संसाधनों के प्रयोग को रोकना पहला उद्देश्य है। दूसरा, यदि उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक परीक्षाओं में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना, इसी से जुड़ गया, यानी कि अनैतिक प्रथाओं को समाप्त करके जो भी सार्वजनिक परीक्षा हैं उनकी पवित्रता और विश्वसनीयता को बनाए रखना है, ताकि सत्यनिष्ठता को हम सुनिश्चित कर सके परीक्षाओं के माध्यम से। परीक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, यहां पे अनुचित प्रथाओं को रोकने की बात की गई है, और यह कहा गया है कि सभी उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने का समान और निष्पक्ष अवसर मिले। ये नहीं है जिसके पास संसाधन ज्यादा है वो किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई कर गया घूस दे के या अनैतिक तरीकों से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षार्थियों के लिए, वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य है, यदि कोई भी उल्लंघन करता है तो उनके लिए दंडात्मक उपाय। आगे मैं बताऊंगी क्या क्या दंडात्मक उपाय हैं, यानी कि जो भी अनुचित व्यवहार में संलग्न है या बढ़ावा दे रहा है इस तरीके की अनियमितताओं को, तो उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान, ताकि भविष्य में उल्लंघन से रोका जा सके। परीक्षा संबंधी गतिविधियों को विनियमित करना, जैसे परीक्षा केंद्र का संचालन, निरीक्षकों का व्यवहार, परीक्षा के दौरान प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करना इत्यादि इसमें शामिल किया गया। यानी परीक्षा संबंधी जो गतिविधियां हैं उनको बेहतर तरीके से विनियमित किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार या धोखाधड़ी की कोई संभावना ना रह पाए। और शैक्षिक मानकों की सुरक्षा, यानी शिक्षा की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए उपाय है, जिससे सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्यताएं वास्तविक क्षमता और सीखने को प्रतिबिंबित करती है, ना कि धोखाधड़ी के माध्यम से किसी भी परीक्षा को पास करने से। तो ये इसके, यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो सीधा सीधा उद्देश्य है। अब इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा उद्देश्य लिखोगे कि भाई अनुचित साधनों के प्रयोग से रोकना। दूसरा, सार्वजनिक परीक्षाओं में सत्यनिष्ठा को बढ़ाना, परीक्षार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंडात्मक प्रावधान, परीक्षा गतिविधियों को विनियमित करना, और साथ ही शैक्षिक मानकों की सुरक्षा करना। उसके साथ ही यदि हम मुख्य प्रावधानों की बात करें तो प्रयोज्यता, यानी ये कहा गया है कि ये जो अधिनियम है ये यूपीएससी, एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, एनटीए जैसी एजेंसियों द्वारा जितनी भी केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं हैं इन सबको कवर करता है, जिसमें सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। तो ये इन परीक्षाओं को पे लागू होगा, है ना, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं। अब यहां पे अपराधियों के लिए दंड की बात की गई है कि जो भी पेपर लीक में शामिल अपराधी होंगे उनको 3 से 5 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है, और यदि कोई संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है तो 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और साथ ही भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। यानी ये किस किस पे लागू होगा? दूसरा, अपराधियों के लिए 3 से 5 साल, और यदि संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है तो 10 साल और भारी जुर्माना। साथ ही अनुचित जो साधन है उनको परिभाषा दी गई है। लगभग 20 विशिष्ट अपराधों की सूची दी गई। उदाहरण के तौर पे जैसे छद्म प्रवेश धारण करना, किसी दूसरे की जगह कोई दूसरा परीक्षा में बैठे, परीक्षा सामग्री से छेड़छाड़ करना, परीक्षा सामग्री तक अनाधिकृत पहुंच शामिल है। तो इस तरीके की 20 रटने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि अनुचित सामग्री क्या होगी, किसे अपराध माना जाएगा, इसको बकायदा इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। साथ ही जांच प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जांच होगी, है ना, कोई किसी भी इस तरीके की अनियमितता की, ये उच्च अधिकारियों से कराई जाएगी, जिससे
कठोरता से अनुपालन हो सके निष्पक्षता का। साथ ही राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाई गई है आईटी सुरक्षा बढ़ाने और कंप्यूटरीकृत परीक्षाओं के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु एक समिति बनाई गई है। तो ये अधिनियम आप लोगों ने करंट में पढ़ा ही होगा, तो इसी की सारे उद्देश्य और ये सारी चीजें लिखनी थी। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट में जैसे इसने पूछा था कि क्या लक्ष्य और उद्देश्य है, तो उद्देश्य हमने बेसिकली लक्ष्य और उद्देश्य हमने बता दी, और साथ ही इस अधिनियम के कुछ कुछ मुख्य प्रावधान किस पे लागू होगा, दंड का प्रावधान है, परिभाषा दी गई है, जांच कौन करेगा, और राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाई गई है क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर परीक्षाएं बेसिकली कंप्यूटरीकृत होती हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा बोर्ड क्या इसके अंतर्गत आएंगे, तो सार्वजनिक परीक्षा परिभाषा में यह कहा गया है सार्वजनिक परीक्षाएं शामिल हैं जो आमतौर पर मान्यता प्राप्त प्राधिकारियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संदर्भित करती हैं। इसमें क्या क्या आएंगे, सरकारी परीक्षा निकाय वो सब इसके अंतर्गत आएंगे, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करने वाले जितने भी बोर्ड हैं, यानी कि सरकारी परीक्षा निकाय और माध्यमिक और उच्चतर परीक्षाएं आयोजित कराने वाले बोर्ड की परीक्षाएं, विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्डों का समावेशन किए जाने की भी संभावना है क्योंकि वो मान्यता प्राप्त सार्वजनिक निकाय हैं, है ना, सार्वजनिक परीक्षा निकाय हैं। तो विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड की ऐसे परीक्षा जो बेसिकली किसी सेवा से संबंधित है, सार्वजनिक सेवा से संबंधित है, तो वो भी इसके अंतर्गत आने की संभावना है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी जहां जहां राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं और राज्य स्तरीय बोर्ड, साथ ही विश्वविद्यालय प्रवेश योग्यता परीक्षा दोनों पर लागू होने की संभावना है, बशर्ते वो सार्वजनिक परिभाषाओं इसकी सार्वजनिक परीक्षाओं की परिभाषा, यानी जो भी सेवाएं सार्वजनिक परीक्षाओं की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी वहां वहां ये अधिनियम लागू होगा। निष्कर्ष में हमें बताना पड़ेगा कि भाई वर्तमान संदर्भ को देखते हुए इस तरीके के अधिनियम बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि सेवाओं की निष्पक्षता को, पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके, धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के मामले को रोकने, दंडित करने के लिए सख्त उपायों को लागू किया जा सके, और अधिनियम यह सुनिश्चित करना चाहता है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आयोजित की। सिंपल क्वेश्चन था। अगर किसी ने करंट पढ़ा है तो अब जिसे नॉलेज नहीं है उसके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसे नहीं पता होगा, है ना, फिर या तो आता है या नहीं आता है। इसमें फिर आप इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता है कि भाई क्या क्या चल रहा है परीक्षाओं के स्तर पे और क्या प्रयास होने चाहिए, किसी भी ऐसे अधिनियम के क्या उद्देश्य होंगे, है ना। तो जो उद्देश्य मैंने बताए वो सारे उद्देश्य इसके होंगे। अब यदि हम फिर से इस क्वेश्चन पे आए तो फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया अधिनियम के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बता दिए, और अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कर दिए, और क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं पर यह लागू होगा, तो ऐसी परीक्षाएं जो सार्वजनिक परीक्षाओं की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी उन पे लागू होने की संभावना है ना। तो ऑलमोस्ट उन पे लागू होगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब आप लोगों को करना क्या है, इन तीनों क्वेश्चंस को आपने समझ लिया, पीछे स्क्रीन पे देख भी लिया, तो ऐसे में आपको अब इन तीनों क्वेश्चंस को, क्योंकि अगली क्लास अब परसों आएगी, है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है, तो ऐसे में आपको अब डेली कम से कम एक क्वेश्चन लिखो, है ना। तो इससे आप ये सोचिए कि 2013 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो जिस दिन ये आपने अपने हाथों से लिख लिए होंगे ना, जो और बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं जिनको बहुत आसानी चाहिए प्रिपरेशन करने के क्रम में, लेकिन फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जो भी बच्चे मेहनत करते हैं सही दिशा में मेहनत करो। 13 से 24 तक के क्वेश्चन यदि हाथ से लिखे हुए हो गए आपके पास, आप ये सोचो कि पॉलिटी में आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे फिर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मैं आशा करती हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक 2024 के ही अभी 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, फिर 23, 22 इसी तरीके से हम 13 तक जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।